हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मुस्कान मुस्कुराहट चैनल। आज डेट है 24 सितंबर 2023 और ये हमारा है द हिंदू का दिल्ली एडिशन। हमारा पहला आर्टिकल है जो आपकी स्क्रीन पर है। IVSA मीन्स इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मीट सीक टू एम्पलीफाई द ग्लोबल साउथ वॉइस। रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S. जयशंकर जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड की जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसमें वहां पर उन्होंने ब्राजील, साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग रखी जो साउथ साउथ कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। इसमें इन्होंने बोला कि the statement reaffirmed the strategic significance in advancing protecting the interest of global south, noting the countries are focused on upholding independence of foreign policies, पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। रिसेंटली रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट हुआ था इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये वाली बात बोली और साथ में ये भी बोला कि IVSA जो है ना, तो यूनाइटेड नेशन की चार्टर को फॉलो करती है, जिसमें उन्होंने बोला इक्वल सॉवरेंटी, नॉन इंटरफेरेंस विद अदर कंट्रीज एंड होल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रूल ऑफ लॉ इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आगे उन्होंने बात की एस जयशंकर जी ने कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिफॉर्म्स, बैकिंग द एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, ब्राजील, अफ्रीकन का जो उनका उद्देश्य था कहने का कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए जिससे कि परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप का जो है ना शेयर इंक्रीज हो। क्योंकि आप देखते होंगे UNSC की रिफॉर्म की बात इंडिया हमेशा करता आया है, क्योंकि एक तो 5 वीटो स्टेट्स हैं जो वीटो लगा देते हैं और नॉन परमानेंट जो नेशन रहती है उनको 2-2 साल में रोटेटिंग बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है। तो इसमें यही बोला ये परमानेंट और नॉन परमानेंट की जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाई जाए UNSC में और ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट से। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अगर कोई सैंक्शन लगता है इंटरनेशनल एरेना में तो वो कंफर्म होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन के अकॉर्डिंग, ना कि कोई इंडिविजुअली अपने सैंक्शन लगाकर इफेक्ट में लाए जाए। साथ में इन्होंने बोला कि वर्ल्ड बैंक, IMF की रिफॉर्म की बात भी कही और इसमें इन्होंने आपत्ति भी जताई तीनों कंट्रीज ने, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने, कि जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने अपना क्लाइमेट फाइनेंस का कमिटमेंट था $100 बिलियन पर ईयर बाय 2022 बाय 2020 तक करना था, वो मिस कर गए। अपार्ट फ्रॉम द IVSA के साथ साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, बहरीन, जापान एंड UK के साथ भी मीटिंग रखी। सो ये आर्टिकल बेसिकली इम्पोर्टेंट है हम लोग के इंटरनेशनल रिलेशन में साउथ साउथ कोऑपरेशन करके, जिसमें साउथ के जो नेशन है यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर की जो नेशन है उसमें इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका कंट्री रहती है, उनकी कोऑपरेशन की बात कही गई है। सो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर पॉइंट्स भी मिले होंगे आपको कुछ इसमें से। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है महाराष्ट्र एपिथर्मल प्लांट्स दैट वेट फॉर मानसून टू ब्लूम। इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 में जो हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और प्रीलिम्स में जो कोई वेराइटीज पूछ लेते हैं प्लांट्स की, वर्ड्स की, स्पीसीज की, उसमें ये आर्टिकल रिलेवेंट हो जाता है। इसमें ये बोला गया कि कुछ रेन लविंग प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ मानसून सीजन ही में ब्लूम मतलब खिलते हैं, जिनमें से कुछ आधे होते हैं एनुअल बेसिस पर जो कि साल में एक बार, और कुछ पेरेनियल जो कि टाइम टाइम टू टाइम ब्लूम होते रहते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया, हाँ सीजन के बारे में था कि मई एंड थ्रू आउट जून, अगस्त एंड सितंबर में होते हैं। और इसमें कुछ नाम है लाइक नारवेला, वाइल्ड याम, फ्लावर्स के नेम्स है ये। इसके साथ साथ ये यूलोफिया, इंडियन स्क्विल, डीप कार्डी स्पीसीज, स्पाइडर फ्लावर्स, पॉन्ड वीड्स, लैंटर्न फ्लावर्स, ब्लडरवर्ट्स, पाइप बर्ड्स, species of grasses ये plants के नेम है। The primary objective of these flowers to act in the process of pollination की प्रोसेस में ये ज्यादा काम करते हैं।
और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये भातपदा हिल, जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया में है, वहां पर पाए जाते हैं। कन्हेरी एंड गेरमुख ट्रैक्स, जो पहाड़ की चोटियां थी वहां पर पाए जाते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि हमारे एमपी में, वहां भी पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र एपिथर्मल एंड मानसून लविंग प्लांट्स। तो ज्यादा इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर ठीक है, आप इसमें स्पीसीज के नेम्स, कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं, ये वाला देख सकते हो। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है बिहाना दीदी विंस नॉर्मन वॉर्लो अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग राइस वेराइटी। ये स्वाति नायक की फोटो है, जिसमें ये इन्हों को, जो मात्र तीसरी इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगी जिनको नॉर्मन ई वॉर्लो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर 2023। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनको सम्मानित किया जा रहा है? इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने एक इंट्रोड्यूस की ड्रॉट टॉलरेंट सहभागी धान राइस वेराइटी इन उड़ीसा। नाम क्या है? सहभागी धान राइस वेराइटी। कहाँ इंट्रोड्यूस की? उड़ीसा में, जो कि मेजर चेंज लाएगी रेनफेड एरियाज में। These variety became integral element of every farmer family's diet and crop rotation. प्लीज अभी देख रहे हो आप, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे क्या होता है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज लाइक वाटर की कमी आ रही है। और जो राइस होती है ना, वो सबसे ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप मानी जाती है। तो उन्होंने एक ड्रॉट टॉलरेंट मीन्स जो कम पानी की खपत से अच्छी पैदावार कर सके, इसी धान की एक वैरायटी पेश की है उड़ीसा में। इनको उड़ीसा में लोकल नेम के तहत बिहाना दीदी बोला जाता है। और जो कि ट्राइबल विलेजेस को ज्यादा सपोर्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नीड, फुलफिल करने के लिए। फार्मर्स की क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उनको हैंडल करने के लिए इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है। इसका नाम है EIRRI। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी करके। सो आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऊपर से साइंस में ये सहभागी वैरायटी किस चीज के, ये पता होना चाहिए। कहाँ इंट्रोड्यूस? उड़ीसा में हुई। और स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चन के लिए तो है कि ये स्वाति नायक को अभी रिसेंटली नॉर्मन बोरोलो अवार्ड मिला। ये कौन है, इन्होंने क्या किया? ये थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं। सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है काउवल गाली मुशकोई वैली ओपन्स अप फॉर टूरिस्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कंफ्लिक्ट प्रोन एरियाज है काइवल गाली मुस्को वैली, जो कि कहाँ पर है? ये कारगिल के द्रास सेक्टर लद्दाख में लोकेटेड है। इसको कनेक्ट करने के लिए, मुस्को वैली से कनेक्ट करने के लिए, इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया, जो कि बंद हो गई थी। कब से? वार कन्फ्लिक्ट जब रीजन बना रहता तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था इसको। ये हमारे हाई एल्टीट्यूड पासिस गुरेज वैली नॉर्थ कश्मीर में लोकेटेड है। अब इसको सिविलियन पर्पजेस के लिए खोल दिया गया है। और तुलेल वैली के तहत है, अंडर में। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? जुम्बा याक, जो कि स्मॉलर होते हैं, छोटे अदर याक की कंपैरिजन में। और आइबेक्स, मस्क डियर, मरमोट्स। अब आप पूछोगे मरमोट्स क्या होता है? मरमोट्स होती है स्क्वायरल की प्रजाति होती है, जो हैवी साइज की होती है, हैवीवोरस होती है। द मिडोज ऑफ मस्को ऑफर वर्चरस वाइल्ड ट्यूलिप फ्लावर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। हिमालयन यू भी पाए जाते हैं, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरीज में। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला इस एरिया को खोल दिया जाए ना, गुरेज दराज रूट को, जो टूरिस्ट पोटेंशियल की साइट्स एक इम्पोर्टेंट साइट्स बनकर उभरेगी। और ये एरिया उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिन्हें एडवेंचरस, थ्रिल लाइफ, ट्विस्ट इन लाइफ में ट्रैकिंग वगैरह करनी हो, उनके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी कहाँ? कश्मीर में, नियर टू द द्रास सेक्टर ऑफ लद्दाख। सो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो तमिलनाडु एंड केरला टू जॉइन हैंड्स टू काउंट इंडेंजर्ड नीलगिरी राइट। रिसेंटली, रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, तमिलनाडु ने एक प्रोजेक्ट नीलगिरी तार एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब उसमें उसके साथ देने के लिए केरला भी ज्वाइन करेगी, जो कि काउंटिंग कितनी काउंट करके कितने इंडेंजर्ड नीलगिरी तार वेस्टर्न घाट में लोकेटेड हैं, उनका पता लगाएगी।
कि जिससे उनकी कंजर्वेशन, उनके प्रोजेक्ट पे उनको कंजर्वेशन अच्छे से किया जाए, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन पता चल पाए, कितनी पॉपुलेशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब। और नीलगिरी तार एक मात्र इंडिया का ओनली माउंटेन ऑन्गुलेट्स है जो कि साउथर्न इंडिया में पाया जाता है। इसमें क्या क्या यूज होगा? ड्रोन्स का यूज होगा। अब नीलगिरी तार की प्रेफरेंसेस होती है कि रॉकी टेरेन माउंटेन्स में रहती हैं विथ स्टीप स्लोप, जिसकी ऊंचाई 300 से 2600 मीटर की अबव सी लेवल रहती है। हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स होता है इनका, और जो कि नीलगिरी इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी हिल तक साउथ में फैली रहती है। अब इनको थ्रेड्स क्या क्या होते हैं? थ्रेड्स फ्रॉम इन्वेसिव स्पीसीज लाइक वेटल्स, पाइन्स एंड यूकलिप्टस, ये प्लांट्स वैरायटी है। और साथ ही में ये प्रोजेक्ट लंपी स्किन डिसीज जो कि नीलगिरी तार और अदर एनिमल्स में फैल रहा है, उसके भी असेसमेंट करेगी क्या क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसको टैकल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की, स्पीसीज कंजर्वेशन की वजह से। इसमें पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु ने किसके साथ अभी नीलगिरी काउंट करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो वो है केरल। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सॉरी। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि पाकिस्तान में लगभग 95 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी ड्रिवन है, मीन्स जो कि पॉवर्टी अफेक्टेड लोग हैं। और साथ ही उसने अर्ज किया है पाकिस्तान से कि कैसे स्टेप कंट्री को अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और जो जो जरूरी इनिशिएटिव लेने हैं वो लेने चाहिए, जैसे कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पाया जाए, एंड स्टीप फिस्कल एडजस्टमेंट जो कि 7% से भी अधिक है इनस्टेबिलिटी पोर्शन में, उसको मेंटेन किया जाए। सो ये केस स्टडी के रूप में आप यूज कर सकते हो कि अराउंड कैसे किसी कंट्रीज की सोशियो कंडीशन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर सकती है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली आपको पता ही होगा कि कनाडा एंड इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन पर आ गए हैं, जिसमें रिसेंटली एक कनाडियन नेशनल है हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी कि लीडर रह चुके हैं, उनका अभी किसी ने डेथ कर दिया है। और वहां की कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जो कि जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने इसका ब्लेम इंडिया पर लगाया कि इंडिया के डिप्लोमेट्स का इसमें हाथ है। तो वही इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको कटाक्ष करते हुए कहा है कि इसमें उनका कुछ भी नहीं है। साथ में इसमें ये बोला है कि अभी G20 में जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो उनका रवैया कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा था। इसमें ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए कि मतलब जो खालिस्तानी सपोर्टर लीडर हैं उनकी इंफॉर्मेशन कनाडा इंडिया को दे, लेकिन उसने नहीं दी। इवन हमारे जो अजीत डोभाल NSA है ना, उन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी कनाडा में इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गए थे, लेकिन उनको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो वही साथ में कनाडा कहता है कि उसने 5 आइज यानी कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी, इंफॉर्मेशन ऑफ द खालिस्तानी सपोर्टर एजेंट्स वगैरह इन लोगों की, जिसको वहाँ के लीडर्स ने ये भी बोला कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से डिस्कस किया था, लेकिन इंडिया ने इसके अगेंस्ट में कहा कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन बरकरार है। और अभी ऐसा हुआ कि वहाँ के कनाडा के फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उनको एक्सट्राडिएट किया, मींस उसका निष्कासन कर दिया। तो वही रिटेलिएटरी एक्शन के थ्रू इंडिया ने भी वहाँ के डिप्लोमेट्स यहाँ पर डिप्लोमेट्स कनाडा के जो उनको हटा दिया गया। अब देखना होगा कि आगे इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप क्या पे कौन से मोड़ पर आएंगे और क्या क्या सिचुएशन खराब होगी
और कनाडा अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से क्या फॉरेन पॉलिसी को दाव पर रखेगा या नहीं। यहाँ पे इन लोगों के रिएक्शन भी आए हैं कि उन्होंने ये बोला कि दोनों लोगों को फाइव आइज जो ब्लॉक होता है ना, उन लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज ने ये बोला कि इंडिया और कनाडा को सपोर्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन वही देखा जाए तो यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला कि अगर कनाडा की बात सच हुई और इंडिया का कोई हाथ इस चीज में रहा तो इंडिया को कोई एग्जाम्पशन नहीं मिला, मीन्स छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने बोला, जो एक तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट माना जा सकता है। वहीं पर सेवरल फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स ने कहा कि अगर यूएस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में टेरर के खिलाफ मारने को एक रूल ऑफ लॉ कह सकता है, वहीं ईरान के वहीं ईरान के जनरल सुलेमानी को इराक में मारने को एक अच्छी अपनी डिप्लोमेसी कह सकता है। तो वही इंडिया के में दोगलापन क्यों, डुअल स्टैंडर्ड क्यों शो कर रहा है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज। साथ में एक और केस ये हुआ था, साथ में इन्होंने ये भी बोला कि 1982 में इंडिया ने तलविंदर सिंह परमार क्या खालिस्तानी लीडर थे, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कनाडा से कि एक्स्ट्राडिशन मींस उनको यहाँ वापस भेजा जाए, जिसको कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया था। ये जो की घटना थी 1982 तलविंदर सिंह। अब देख रहे होगा आगे क्या क्या है। Mr. Trudeau is return to visit India to joined by controversial खालिस्तानी लीडर, न्यू दिल्ली फ्रोज एंगेजमेंट। एक ही सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे ये और मेंशन की, जब फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहा था तब भी कनाडा ने इंडिया को एडवाइस देने की कहा था, एडवाइस दी थी कि अपने मतलब ये बैलेंस सही किया जाए, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मतलब इंडिया की इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने का सोचा था। तो वहीं उस टाइम से इंडिया कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे ना, उनमें दरकिनार टकराहट आने लगी थी। पर साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो इंडियन डायस्पोरा है, लगभग 2,26,000 इंडियन स्टूडेंट्स अभी कनाडा में पढ़ रहे हैं, और जो कि अराउंड अनदर इंडियन कम्युनिटी अराउंड 1.4 मिलियन है। तो इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल यूपीएससी मेंस में तो नहीं आया, लेकिन अगले साल GS2 बायलैटरल रिलेशन हाउ अदर मल्टीलेटरल फोरम रिएक्ट टू दिस सिचुएशन आ सकता है। GS2 IR। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल। सो रिसेंटली हमारे जो कि इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने दो बिग सेमीकंडक्टर प्रपोजल की बात रखी जो कि आने वाले महीनों में पूरे होने की गुंजाइश लगाई जा रही। ये प्रोजेक्ट क्या करेंगे, विल फोकस ऑन स्पेशल एरिया वेयर इंडिया कुड इमर्ज एज अ लीडर एट द ग्लोबल लेवल। और माइक्रोनिक कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करेगी इंडिया में विथ $825 मिलियन के थ्रू, जो कि गुजरात में कंस्ट्रक्टेड हो रही है। और जिससे अगर ऐसा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट फुलफिल होता है, तो सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरेंगे। इस आर्टिकल में यही बोला गया है। और फर्स्ट चिप जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर 2024, एक टाइमलाइन भी दी है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो ये आर्टिकल GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडिया क्या इनिशिएटिव है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का बहुत जगह यूज होगा, लाइक लिथियम बैटरीज में, माइक्रोचिप्स में, लैपटॉप PC इन सब में। GS3 से अच्छा आर्टिकल है, इंडिया की क्या क्या स्ट्रेटेजी है सेमीकंडक्टर को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। अगर आपको ये आर्टिकल्स एनालिसिस अच्छे लगे हों, क्रिप्स एनालिसिस रहता है, अप टू द मार्क न्यूज रहती है, सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग और देखते रहिए। और कोई सजेशन हो आपके इस आर्टिकल एनालिसिस के लिए
तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।